एमए टीवी के सभी दर्शकों को राजनीति प्रोग्राम में आपका सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विजय राणा और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक जाने माने साहित्यकार और पत्रकार तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र जी, स्वागत है आपका। और कथा साहित्य में आपकी खासी पैठ रही है, देश विदेश में बहुत तरह के सम्मान भी आपको मिले हैं और साथ ही बीबीसी में हम दोनों ने साथ साथ काम भी किया है बहुत लंबे अरसे तक। और तेजेंद्र, आज हम भारत और पाकिस्तान के जो हाल ही के संबंध रहे हैं और जो हाल ही के घटनाएं जो हुई हैं उस घटनाक्रम की चर्चा करेंगे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वर्षों से भारत का ये आरोप रहा था कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है और पाकिस्तान का ये था कि कश्मीर का समर्थन हम केवल नैतिक समर्थन करते हैं और वो इस बात से हमेशा डिनाई करता रहा था कि हम आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। और ख़ास तौर से जो दो बड़े वहाँ पे संगठन है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, उसके मसूद अजहर और हाफिज़ सईद जैसे जो लोग हैं जो आतंकवाद का सहारा देते हैं, जिनको भारत में आतंकवादी कहा जाता है। पाकिस्तान कहता है इनका कोई हाथ नहीं है इन घटनाओं में। तो और पिछले दिनों जो आपने देखा पुलवामा में भारत की जो सीआरपीएफ है उसके 40 जवान मारे गए। एक बहुत ही मैं जब से कश्मीर विवाद चला है तब से सबसे बड़ी घटना थी इसमें भारत के सुरक्षा बलों को इतना नुकसान पहुंचा हो। और उसके बाद भारत ने बदले की कार्रवाई की, क्योंकि भारत में रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना था कि जब तक पाकिस्तान को उसके कामों की सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक पाकिस्तान इन घटनाओं से बाज नहीं आएगा। तो आप ये जो बालाकोट में भारत ने कार्रवाई की, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए वैसे भाई, बात यह है कि 1971 के बाद भारत ने कभी भी पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया था। यहाँ तक कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ या 26/11 मुंबई में हुई दिक्कत, या जब कारगिल भी हुआ, तो हमारे विमानों को ये आदेश था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे बल्कि यहीं से उनको खदेड़ेंगे। तो कहीं पाकिस्तान के मन में ये बात बैठी हुई थी कि हम कुछ भी कर लें, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा। और क्योंकि 71 से 2019 तक, तो आप समझ सकते हैं कि करीब 49 ईयर्स, 40 साल हो गए। तो इसमें अगर ये भारत का रुख रहा कि उन्होंने उनकी हर बात को सह लिया, माना तो नहीं, बिकॉज हम डॉजियर पे डॉजियर देते गए, डॉजियर पे डॉजियर देते गए, और वो डॉजियर पढ़ते थे या नहीं, लेकिन कह देते थे कि इसमें सबूत नहीं है जो हम चाहते हैं। और वही उन्होंने अब की बार भी कहा, पार्लियामेंट में कहा कि आप हमें सबूत दीजिए तो हम एक्शन लेंगे। तो वर्तमान सरकार जो है भारत की, उनका एटीट्यूड पहले के लोगों से कुछ अलग है। तो उनको ये था कि एक तो प्रेशर भी था कि 40 लोग इकट्ठे मर गए, तो ये कैसे संभव है कि आप चुप करके बैठे रहें। और इससे पहले उड़ी का एक एक्सपीरियंस था कि भाई जब उड़ी के बाद भारत ने रिएक्ट किया, हालांकि वो विद इन कश्मीर था जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके अंदर था। लेकिन अब की बार इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पे तो अटैक नहीं कर रहे, हम ना उनकी आर्मी पे कर रहे हैं, ना उनके भवनों पे कर रहे हैं, ना लोगों को मार रहे हैं। हमारे यहाँ जैश ए मोहम्मद ने अटैक किया, उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली विद इन फ्यू मिनट्स कि हाँ जी ये हमने किया है, बहुत प्राउड फील किया उन्होंने। और मसूद अजहर वहाँ बैठा है। तो हमें उन लोगों को पनिश करना है जिन्होंने हमारे जवानों को मारा है। फोकस्ड अटैक था और उस फोकस्ड अटैक के ज़रिए सिर्फ बालाकोट में, और आपने ये भी देखा कि जो उन्होंने बॉम्ब्स इस्तेमाल किए वो डिस्ट्रॉय करने वाले नहीं थे, वो उसके भीतर प्रवेश करके स्पाइस मिसाइल जो थी वो अंदर जाके वो अंदर फटती थी, जिससे भवन टूटे या ना टूटे, जो अंदर लोग हैं, जो टेररिस्ट वहाँ इकट्ठे हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जा सके।
तो ये मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने बिना कोई ऐसे हालात क्रिएट किए जिससे कि वॉर फुल फ्लेजेड शुरू हो सकती, उन्होंने अपना अटैक और अपना टारगेट सीधा और सीधा केवल आतंकवादियों पे बना के रखा। और ख़बरें ये भी आ रही हैं, हालांकि उसमें भारत में कुछ विवाद भी हुआ है, ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वहाँ करीब 200 से 250 के बीच आतंकवादी थे जो ट्रेनिंग स्कूल में शामिल थे। एक खबर तो ये भी है कि शायद मसूद अज़हर भी उस हमले में घायल हुए हैं, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान में बार बार ये कहा जाता रहा है कि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। और जो इंडियन टेलीविज़न है वहाँ पर कुछ इस तरह की रिपोर्टें भी आई हैं जहाँ पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं स्थानीय लोगों से बातचीत में कि यहाँ करीब हमारे 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो और भारत में देखा जाए तो सरकार तो ये कह रही है कि ये हमला सफल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के इसको लेकर के पहली बार देश में एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि जहां सेना की क्षमता पर, सेना की कार्यवाही पर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, और जिसको लेकर के सेना के लोगों में बहुत भारी असंतोष भी है, अफसोस भी है कि किस तरह से एक कार्यवाही थी जिसको करना देश की मजबूरी बन गया था, क्योंकि पाकिस्तान से अब तक कब तक आप सहते रहेंगे, और उसको लेकर के देश में इस तरह का विवाद खड़ा हो, ये तो पहले कभी नहीं देखा गया था। देखिए विजय भाई, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जो ये पुलवामा का अटैक हुआ और उसके बाद जो हमारी एयरफोर्स ने डिसीजन लिया ये करने का, तो ये तो जाहिर सी बात है कि हमारी एयरफोर्स या हमारी जो सेना है वो एक प्रोफेशनल सेना है। वो खुद निर्णय नहीं लेती है कि हमें अटैक करना है या नहीं करना है। निर्णय राजनीतिक तौर पे जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जैसे 71 में इंदिरा गांधी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लिया जो करना है। अब 2019 में क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्होंने डिसीजन लिया कि क्या करना है। जो उस समय की ऑपोजिशन थी, विपक्ष था, वो इंदिरा गांधी को उनका क्रेडिट देने के लिए तैयार थे जी। लेकिन जो वर्तमान हमारे विपक्ष है वो बिल्कुल तैयार नहीं है ये मानने के लिए कि इस निर्णय में वर्तमान सरकार का कोई रोल है। और ये एक बहुत हिपोक्रेसी है जब ये कहना कि हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं। आप सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं कि जो सेना ने कहा है कि हमने किया, आप उसका सबूत मांग रहे हैं। तो ये बहुत डैमेजिंग है और सेना के विश्वास को हिलाने वाली बात है। और मुझे याद आता है जो पहली जो ब्रीफिंग दी गई थी इस हमले के बाद, बालाकोट हमले के बाद फॉरेन सेक्रेटरी की, उसमें भी उन्होंने क्लेम किया था कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैज़ डाइड। तो सेना और हमारे अधिकार जो सरकार थी बार बार ये कह रही थी कि वहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन विपक्ष ये मानने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, सरकारी तौर पे कोई फिगर कभी दी ही नहीं गई, संभव ही नहीं है। कैसे आप दुश्मन की टेरिटरी में कैसे आप गिन सकते हैं। और देखिए, वार कैजुअलिटीज जो होती है वो हमेशा एस्टिमेटेड होती है। आज तक दूसरे महायुद्ध में कितने लोग मारे गए वो भी अनुमानित है, कोई जाकर के वहाँ गिनता नहीं है। और ये तो सीधी सीधी बात है कि जो भवन ध्वस्त हुए हैं वो भी पाकिस्तान में है, जो लोग मरे हैं वो भी पाकिस्तान में है। आज तक पाकिस्तान ने वहाँ पे किसी भी फॉरेन जर्नलिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं दी। तो जो कुछ भी होगा वो अंदाजे से होगा। अब जैसे ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि वहाँ कितने मोबाइल एक्टिव थे, एक ही तरीका है जज करने का कि भाई इतने मोबाइल एक्टिव थे तो दैट मीन्स उतने लोग कम से कम थे। तो अगर ये वहाँ पे एक्टिव थे और ये हो रहा था तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि लोग तो वहाँ थे। और अब तो एक अमेरिकन वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जो इस चीज़ को बता रहा है। जहाँ तक मसूद अज़हर की बात है, देखिए, जब वो कहते हैं कि बीमार है, अनवेल है, तो उस पर आप एकदम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ हर आदमी अलग अलग बात कह रहा है। एक कह रहा है ही नहीं, दूसरा कह रहा है बीमार है, तीसरा कह रहा है बिल्कुल उनके गुर्दे ख़राब हो गए हैं, कभी उनको कैंसर हो रहा है।
तो ये, और आज तो उन्होंने बाकायदा घोषणा की है कि मैं ठीक ठाक हूँ और मेरी सरकार गलत कह रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो अगर इस तरह से आपके पास सूचनाएं आएंगी तो जाहिर है कि आपको लगेगा कि जो लोग नेगेशन में जी रहे हैं, जो हमेशा से कहते हैं जी हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, उन लोगों की किसी भी बात पे विश्वास करना कठिन है। अगर इम्पॉसिबल नहीं भी है तो आप आसानी से उनकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि भीतर क्या हो रहा है ये केवल वो जानते हैं, कितना उनका नुकसान हुआ है। अब देखिए, एक लंदन के वकील हैं खालिद उमर जी, उन्होंने एक फेसबुक पे बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट डाली है, जिसमें उनके एक विंग कमांडर हैं शहजाजुद्दीन, वो भी वहाँ के एक एयर मार्शल के बेटे हैं, जी, जैसे हमारे यहाँ अभिनंदन अपने एयर मार्शल के बेटे हैं भारत के। अब वो F-16 जो गिरा है उनको वो मान नहीं रहे कि गिरा है, लेकिन उस F-16 में शहजाजुद्दीन पायलट थे। अब उनको वहाँ पे गलतफहमी से भारतीय समझा गया और स्थानीय लोगों ने इतना मारा कि वो अस्पताल ले जाए गए, और वहाँ शायद उनकी मृत्यु भी हो गई है। उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, तो देखिए, मृत्यु किसी की भी हो, हम इसको ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, लेकिन एक सच है कि एक F-16 गिरा, उसमें से एक उनका पायलट गिरा, वो पायलट को वहाँ के लोगों ने ही भारतीय समझ के मारा और उसके बाद वो दम तोड़ गया अस्पताल में। इसको अगर वो मान लेते हैं तो इससे छोटे नहीं हो जाते, लेकिन अगर वो इससे कोई सबक ले लें कि हाँ, जो नुकसान हुआ ये हमें भविष्य में और हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है। सबक ले लें, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। देखिए, पाकिस्तान का इतिहास ये बताता है कि वो अपने इतिहास से भी सबक लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान जो मुश्किल है वो ये कि सारे विभेद को लेकर के, यानी कि नफ़रत की राजनीति से उसका जन्म हुआ है कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ। मोहम्मद अली जिन्ना का ये वाक्य था, 2 नेशन थ्योरी, कि हिंदू और मुसलमान तो कभी साथ रह ही नहीं सकते, जबकि ज़्यादा मुसलमान आज भी भारत में रहते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बंगाली और पंजाबी साथ नहीं रह सकते। बांग्लादेश में यदि शेख मुजीबुर रहमान को बहुमत मिला था वहाँ पर, और यदि वो उनको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पंजाब के लोगों को ये बात स्वीकार नहीं थी कि एक बंगाली को हम कैसे मान लें। इसके अलावा अभी बलूचिस्तान में भी लेकर के बहुत चल रहा है, भारी असंतोष है, सिंधियों में भी भारी असंतोष है। तो कुल मिलाकर के सारे इस असंतोष के कगार पे बैठा हुआ है पाकिस्तान, असंतोष के पहाड़ पर बैठा हुआ है पाकिस्तान। तो वहाँ के हुक्मरानों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि लोगों के बीच मतभेद के बीज बोकर के कोई देश नहीं चल सकता। ये बात कोई कैसे जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस पाकिस्तान के हुक्मरान समझ क्यों नहीं पाते? इस पाकिस्तान की इस साइकोलॉजी को आप कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, शुरू से अगर आप देखें 47 से पार्टीशन के बाद, जब उनको लगा कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, तो उन्होंने कश्मीर पे अटैक किया और कश्मीर का कुछ हिस्सा हड़प लिया और उस अगस्त में आज़ाद हुए और अक्टूबर में उन्होंने कर लिया। अब उनको ये लगा कि अगर इतना हिस्सा में इतनी आसानी से मिल सकता है तो बाकी का भी मिलना चाहिए। अच्छा, और एक रोचक बात यह है कि वहाँ पर उन्होंने जो पाकिस्तानी सेना है उसको कबायलियों की ड्रेस भेजा था, और उन्होंने कहा कि ये हमारे सैनिक नहीं है, तो कबायली लोग हैं, वहाँ आदिवासी किस्म के रहने वाले लोग हैं, वो उन्होंने किया है। लेकिन अब देखिए, वहाँ पे सेना तो पाकिस्तान की ही है सब कुछ, और सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हालांकि वो उसको अपना आज़ाद कश्मीर कहते हैं, सो कॉल्ड। लेकिन अब देखिए कि वहाँ से जो उनकी मेंटालिटी बनी वो यही थी, और उसके बाद उनका सिंगल एम था कि पाकिस्तान तरक्की करे या ना करे, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन मिले या ना मिले, वहाँ अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बने या ना बने, वहाँ अच्छे अस्पताल बने या ना बने, कश्मीर लेना है। और वहाँ की सेना को ये सूट करता है, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस ही कश्मीर है। अगर कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो पाकिस्तान की सेना क्या करेगी उसके बाद?
वो तो कुछ है ही नहीं ना, उसके बाद कुछ करने को नहीं है। लेकिन ये देखिए, यही बड़ी रोचक बात है कि उस सेना को ऐसा क्या पड़ा। भारत में भी तो सेना है और लोकतांत्रिक देशों में, सभी देशों में सेना है, बैरकों में रहती है, जनरल लोग बड़े बड़े पदों पर आराम से रहते हैं, गोल्फ खेलते हैं। लेकिन राजनीति में ये इतनी दखलंदाजी करना और सब सत्ता अपने हाथ में रखना, जिससे देश का लगातार नुकसान होता जा रहा है। पीछे एक तो क्या पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं सोचती? नहीं, एक जोक आ रहा था सुनने को कि हर देश के पास एक सेना होती है। एक पाकिस्तान की सेना ऐसी है कि जिसके पास एक देश है। तो तेजी जी, इस बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तो आइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjab. Hi, this is Chef Dipner from the brilliant in Southall. Our newly refurbished banqueting suite is now open. With a private car park and a tailor-made menu devised by me, we cater to your every requirement. The suite accommodates up to 180 guests, so whether it's a shagun, chunni, pre-wedding get-together, celebration or corporate event, we have packages to suit all. Voted as Ramsay's best restaurant, we endeavour to bring you a dining experience nothing less than brilliant. So come, be part of my brilliant family. खुशी गम, शुभ अशुभ, वक्त और हालात के साथ बदलते ही रहते हैं। आप देखिए आपकी अपनी किस्मत का हाल, किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी MATV जरूर देखते हैं। They might be your future customers, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MATV. Advertise, promote and market your product and services on MATV. Call MATV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026. जगमगोनी और मुझको दिए मेरे प्यारे, चढ़ा मर हम लगा दीजिए। तोड़ा मर लगा दीजिए। दर्द की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। MATV के सभी दर्शकों का एक बार फिर राजनीति कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी के जाने माने साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा, और उनसे हम भारत पाकिस्तान की हाल ही की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आइए, जो बालाकोट के बाद हुआ
पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे लोग जो भारतीय जो एनालिस्ट हैं वो कई बार ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि पाकिस्तान को एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है और उनको ये मालूम है कि भारत कभी बहुत कोई सख्त रवैया नहीं अपना सकता। और भारत का जो इतिहास है वो ये बताता है कि बार बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर पाकिस्तान को सस्ते में छोड़। यदि उदाहरण लें हम 1965 के युद्ध का, उसमें हम लाहौर के निकट जा पहुँचे थे, उसमें हमने कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से छीन लिया था जो ऑक्यूपाइड पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन फिर सोवियत संघ के दबाव में ताशकंद समझौते में हमने वो जीते हुए हिस्से भी पाकिस्तान को वापस लौटा दिए। और लोग कहते हैं यह है कि मुझे कुलदीप नैयर जो भारत के जाने माने पत्रकार थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में मुझे बताया था कि उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आप क्या वहाँ पे है प्रतिक्रिया। तो उन्होंने कहा कि लोग बहुत नाराज़ हैं कि आपने जीती हुई ज़मीन भी वापस पाकिस्तान को लौटा दी। और शायद यही सदमा था शास्त्री जी को, जिसकी वजह से ताशकंद में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से 1971 के युद्ध की बात लें, पाकिस्तान को निर्णायक हार हुई थी। वहाँ पर 95,000 सैनिक भारत ने लिए हुए थे, लेकिन कश्मीर पर अंतिम समझौता भारत नहीं करवा सका। उन्होंने भुट्टो पर दबाव नहीं दिया और भुट्टो साहब जैसे ही लाहौर हवाई अड्डे पर पहुंचे उन्होंने कहा कि मैं अपने 95,000 सैनिक वापस ले आया हूं और कश्मीर पर मैंने 1 इंच ज़मीन नहीं दी है। तो भारत की जो इस तरह की जो कहना चाहिए डिप्लोमेटिक, भारत की नज़र से देखा जाए जो गलतियां थी, उसका लाभ पाकिस्तान हमेशा से उठाता रहा है। तो क्या पाकिस्तान को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि ये लोग हमारे सामने अड़ नहीं सकते, ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते? शायद इसी मुगालते में इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार होती रही हैं। देखिए, हम कहीं इस चीज़ में एक फॉल्स प्राइड रखते हैं कि हम लोगों ने कभी किसी दूसरे विदेशों पे जाके आक्रमण नहीं किया, हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं हैं, हम किसी की ज़मीन नहीं लेते। लेकिन उस चक्कर में हम अपनी कितनी सारी ज़मीन चीन को दे चुके हैं और जो जीती हुई ज़मीन है पाकिस्तान की वो वापस उनको दे चुके हैं। तो कहीं हमारी सोच में ये कमी और कमज़ोरी है कि हम 21वीं सदी में अब हैं या पहले 20वीं सदी में थे, तो हमें आज के हालात के हिसाब से जीना सीखना होगा। जी देखिए, यदि देखा जाए तो वो जो भावना थी भारत की वो बड़ी दरियादिली की और बड़ी विशाल हृदयता की बात थी, लेकिन उसको आज की जो असली राजनीति है, जो ठोस एकदम से ग्राउंड से जुड़ी हुई राजनीति है, जिसमें रियल पॉलिटिक्स आपको मुकाबला करना है। तो आज देखिए, आपकी हालत ये है कि एक तरफ चाइना है जो अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाता है। वो इतनी बड़ी पावर है कि उसको हराना आसान नहीं। हालांकि आज हम उससे लड़ सकते हैं, लेकिन हराना संभव नहीं है, ये हम जानते हैं, क्योंकि उसके पास जो कुछ अवेलेबल है वो हम आसानी से नहीं ख़त्म कर पाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके पास एटॉमिक वेपन्स हैं, तो वो कहता है अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं एटम बम मार दूंगा। तो यानी कि इंडिया जो है दोनों तरफ से ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जो अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान को वूंड्स दे रहे हैं, जख्म दे रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। जी, और पाकिस्तान की जो नीति रही है कि 1000 कट हिंदुस्तान के शरीर में लगा, धीरे धीरे घोषणा की हुई है। ये तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ना, है तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। तो अब हो क्या रहा है कि जो पिछली हमारी जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि हम पाकिस्तान के साथ उतनी ही सख्ती बरतेंगे जितनी की ज़रूरत है, उससे एक पर सख्ती शायद नहीं भी थी, क्योंकि 26/11 की घटना कह देना कि हम अटैक कर देंगे। मुझे अच्छी तरह से हमारी सारी फौज ले जाके वहाँ खड़ी कर दी। अब फौज खड़ी हो गई तो इसका मतलब है कि अब फौज तैयार है ना अटैक करने के लिए। अगर आपने ले जाके बॉर्डर पे सारी के हमले के बाद सारी फौज वहाँ खड़ी कर दी, तो मतलब आपने एक बार दिखा दिया कि अब हम करेंगे। लेकिन फिर आपके ऊपर फौरन का दबाव पड़ा और फिर टाइम फिस हो गया। और इस तरह से जब बम्बई में हमला हुआ 2008 में, उसके कोई 3 महीने बाद फिर दोबारा बातचीत शुरू हो गई। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम बातचीत को शुरू करने से पहले कोई शर्त नहीं रख रहे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने साफ साफ कहा है कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेंगे।
कल अगर सुषमा स्वराज जी ने कहा। उन्होंने भी कहा और उससे पहले यही हमारा जो स्टैंड हो गया अब, तो इस स्टैंड से ये हो गया है कि पाकिस्तान भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उनको इस तरह के स्टैंड की आदत नहीं है। उनको हमारे उसी तरह की स्टैंड है, आदत है कि उन्होंने हमें मारा, हम रोते हुए कागज़ लिख लिख के उनके पास गए, हमने कहा जी देखिए आपने हमारे साथ ये किया, उन्होंने कहा हमने तो किया नहीं, ये तो कोई नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे, हमने कुछ किया। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है, ये एक ये भी शायद पाकिस्तान में ही है, दुनिया के और किसी हिस्से में नॉन दुनिया में स्टेट कहीं एक्टर्स नहीं नहीं है देखे जाते। कि नॉन स्टेट एक्टर्स हो, और उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, उनको कौन फाइनेंस कर रहा है, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये सारी बातें पाकिस्तान के हुक्मरानों को मालूम है। लेकिन सिंस दे आर लिविंग इन स्टेट ऑफ नेगेशन, तो वो उस नकारात्मक रवैये से, क्योंकि हर चीज़ को देख रहे हैं, तो उस वजह से हो ये रहा है कि वो हर बार किसी न किसी तरह अपने लोगों को बचाने में सफल हो जाते हैं। तेजेंद्र, यहाँ एक सवाल और भी उठता है कि यदि पाकिस्तान की को आप पिछले कुछ दशकों में देखें तो अफ़गानिस्तान में जितनी जो समस्या है, तालिबान की ट्रेनिंग वहाँ पे हुई, पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया, तो अफ़गानिस्तान में काफ़ी गड़बड़ वहाँ हुई। ईरान भी उनसे बहुत खुश नहीं है, भारत के साथ लगातार ये समस्याएँ हैं। तो और लेकिन सबके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में ये ठीक है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ है, अमेरिका से उनको मदद भी आती है, अमेरिका से उनको हथियार भी पिछले कुछ दशकों में मिलते रहे, तो क्या कारण है कि पाकिस्तान पर वास्तविक दबाव कभी अमेरिका ने नहीं बनाया? देखिए, जब तक रियल आर्म ट्विस्टिंग अमेरिका की तरफ से नहीं जब तक अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, जब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में है, तब तक वो पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग नहीं करेगा। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, इस बार अमेरिका को पता था कि भारत स्ट्राइक करने जा रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकायदा घोषणा की कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। सो दैट मीन्स कि उन्होंने इतना कदम आगे बढ़ा लिया है कि पहले वो पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड नेशंस में वीटो करते थे, कश्मीर के इशू पे हर बार वीटो करते थे, और रशिया हमारे लिए प्रपोज़ल पेश करता था। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका प्रपोज़ल कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में, एक ये भी आर्म ट्विस्टिंग है। और इंडिया को कह रहा है, पहले रोकता था, अब उसने कहा आप अटैक करिए, बिकॉज आपका हक है कि जिन लोगों ने आपके यहाँ आके टेररिस्ट एक्टिविटी की है आप उनको ठीक कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, भारत और पाकिस्तान जब संयुक्त राष्ट्र संघ में गए हैं, वहाँ सुरक्षा परिषद में केवल चीन को छोड़ करके बाकी सारे 14 सदस्य भारत के पक्ष में हैं। और ये भारत की जो कूटनीति है उसकी बड़ी भारी जीत मानी जाएगी, क्योंकि इतना भारी समर्थन कभी नहीं मिलता था। लेकिन फिर यहाँ किसी समय एक ज़माना था जब अमेरिका पाकिस्तान को बचाता, लेकिन इस बार फिर एक बार चीन ने रोड़ा अटका दिया, और मसूद अजहर जिसको आतंकवादी घोषित करने की बात सुरक्षा परिषद में आई थी, चीन ने कहा कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, और टेक्निकल चौथी बार है उन्होंने कहा कि हम मसूद अजहर को आतंकवादी नहीं कहेंगे, और उसने अपने वीटो का इस्तेमाल किया। तो और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान और चीन के जो संबंध है वो बड़े प्रगाढ़ संबंध है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसे में भारत, ठीक है भले ही दुनिया उनके साथ है, लेकिन पाकिस्तान के आका उसकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ नजर आते हैं। देखिए, इसमें दो एक बातें हैं। एक तो जहाँ तक चीन का सवाल है, याद रखिए चीन किसी का दोस्त नहीं है, चीन केवल अपना दोस्त है। अब देखिए, जब भारत ने स्ट्राइक किया तो चीन ने ये नहीं कहा कि मैं आपसे लड़ने के लिए आ गया हूँ ना, उसने कहा आप दोनों अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करिए। तो अगर कहीं पाकिस्तान के दिमाग में ये गलत फहमी है कि चीन उनके साथ खड़ा होकर लड़ेगा, नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, चीन वहाँ नहीं आएगा। दूसरी बात है, चीन के वहाँ बहुत सारे अरबों डॉलर लगे हुए हैं, जो सीपैक वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, और वो आतंकवादियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि आतंकवादी उसके पूरे के पूरे मंसूबे को ख़त्म कर सकते हैं, और वो जानता है। और तीसरी बात ये है कि जो उसने नहीं किया, जो उसे करना चाहिए था,
उसे भारत को ये आश्वासन देना चाहिए था कि देखिए, आप मुझसे अरबों डॉलर का सामान खरीद रहे हैं, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि वी विल सी टू इट कि मसूद अजहर से कैसे निपटना है। हम पाकिस्तान के कान ऐंठेंगे, आप हमारे साथ बिजनेस करते रहिए। ये एक अक्लमंदी का हाँ, लेकिन एक सिस्टम होता। मैं सोचता हूँ चीन और भारत के संबंध भी आपस में कोई बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे इतने हैं। करोड़ों अरबों का बिजनेस है, और आज के दिन में पेट पे लात मारना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर उनको बंद कर देगा तो इंडिया खुद परेशान हो जाएगा, लेकिन इंडिया सिर्फ थोड़ा सा टैरिफ बढ़ा दे, ये उससे फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि चाइना की अपनी एक स्थिति है, और अदरवाइज अगर आप देखें तो पहली बार ये साबित हो गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल एक पंगु संस्था है जिसका कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, हाफिज सईद कब से घोषित टेररिस्ट है, उसके सर पे लाखों डॉलर्स की लगी हुई है वो बोली, लेकिन वो घूम रहा है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है। अगर मसूद अजहर घोषित टेररिस्ट हो जाएगा, उससे पाकिस्तान को फ़र्क क्या पड़ेगा? वो कहेगा जहाँ एक था वहाँ दो हो गए। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो ये वीटो हुआ है, मैं उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है मेरे ख्याल है कोई भी नहीं लेता। यदि आप देखिए ना, इसराइल के मामले पर हमेशा अमेरिका वीटो करता रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस ये सही है कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन ये जो रियल पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है, हाँ, शायद कोई बहुत से कोई नहीं बहुत वो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अपना ही जो बनाया हुआ फ्रैंकेनस्टाइन है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। और टेलीविज़न पे परवेज़ मुशर्रफ ने तो साफ साफ कहा है कि भाई हाँ, हम ये करवाते हैं क्योंकि वो टेररिस्ट नहीं है, वो मुजाहिदीन हैं। वो उनको स्वतंत्रता सेनानी कहता है कि ये अफगानिस्तान के बारे में भी यही रुख था, कश्मीर में ये रुख है। तो जब उनकी ये स्टेटेड पॉलिसी है, देखिए परवेज़ मुशर्रफ जो है वो और लोगों से अलग है, वो आर्मी चीफ भी है और वो प्रेसिडेंट भी है। तो यानी कि वो आपकी सिविल गवर्नमेंट और आर्मी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहीं ना कहीं असंतोष का भाव भी है उसके अंदर। तो कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे नहीं, अब उसने कहा ना, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा है इसी जैश ए मोहम्मद ने मेरे पे अटैक किया था है। और वो कह रहा है, उसने ये भी कहा कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि जो उनके ऊपर अटैक किया है। तो कंफ्यूजन तो फैला हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भी है ना। अब दूसरी बात ये है कि आप कब तक लड़ेंगे? अब देखिए, इंडिया के पास अगर 417 अरब डॉलर्स का रिजर्व है, उनके पास केवल 17 भी नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर दैट। तो ये नहीं है कि उनको अंदर की बात नहीं पता, उनको ये पता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमें आइसोलेट कर रहा है। FATF में अब इंडिया को चेयर बन रहा है और पाकिस्तान ग्रे से ब्लैक में जाने के चक्कर में है। तो दे अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग भी तो इसी दुनिया में रह रहे हैं ना। ओनली थिंग इज, जो उनकी नेगेशन की सोच है, इससे जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, देखिए हमारे इंटरेस्ट में है एक स्टेबल पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के लोग अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, उससे हमारी जो बॉर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे बॉर्डर सेफ रहेंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को ये कन्वे करें कि अगर गड़बड़ दोबारा होगी, जो कि इस सरकार ने किया है, तो हम नहीं बख्शेंगे, लेकिन हम अपनी वो जो पॉलिसी है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे। तेजिंद्र, आइए अब चलते हैं एक ब्रेक के लिए, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस तरह से जो हाल ही की घटना है, इनका भारत के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। आइए एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Tired
of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjab. Hi, this is Chef Dipna from the brilliant in Southall. Our newly refurbished banqueting suite is now open. With a private car park and a tailor-made menu devised by me, we cater to your every requirement. The suite accommodates up to 180 guests, so whether it's a shagun, chunni, pre-wedding get-together, celebration or corporate event, we have packages to suit all. Voted as Ramsay's best restaurant, we endeavour to bring you a dining experience nothing less than brilliant. So come, be part of my brilliant family. खुशी गम, शुभ अशुभ, वक्त और हालात के साथ बदलते ही रहते हैं। आप देखिए आपकी अपनी किस्मत का हाल, किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी MATV जरूर देखते हैं. They might be your future customers, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MATV. Advertise, promote and market your product and services on MATV. Call MATV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026. जगमगोनी और मुझको दिए मेरे प्यारे चढ़ा हम लगा दीजिए थोड़ा मरहम लगा दीजिए दर्द की दवा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए MATV के सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है राजनीति कार्यक्रम में और मेरे साथ उपस्थित हैं तेजेंद्र शर्मा, भारत की घटनाओं पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। तेजेंद्र, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद भारत ने उसका जवाब दिया बालाकोट पर हमला करके, और फिर भारत में एक बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। हालांकि इस संकट की घड़ी में देश को एक साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि देश में चुनावों का माहौल है और विपक्ष को लगा कि कहीं इस हमले का राजनीतिक फ़ायदा प्रधानमंत्री मोदी ना उठा लें, तो इसलिए उन्होंने इस सफलता पर पर्दा डालने की कोशिश की, इसके कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। अब देखिए कैसे भारत में राजनीति, जैसे ही बालाकोट का पुलवामा का हमला हुआ और बड़े हृदय विदारक दृश्य देखे गए, चारों तरफ देश के हर कोने में हमारे सैनिकों की लाशें जा रही थी, शहीदों की लाशें जा रही थी, वहाँ पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तो जब सारा देश शोक में डूबा हुआ था, तो विपक्ष के नेताओं ने मोदी को चैलेंज देने के 56 इंच का सीना कहाँ है, कैसे ये हमला हो गया, क्या कर रहे थे आप, और ये आपकी कमज़ोरी है। तो इस तरह की जो टोंटबाजी क्या होनी चाहिए थी उस, जबकि सारा देश उस गम के माहौल में जी रहा था। देखिए मेरे भाई, बात यह है कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए
जितनी गालियां हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने खाई हैं, वो खुद भी यहाँ लंदन आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 5 किलो गालियाँ रोज़ ब्रेकफास्ट में खाता हूँ और ये अब मेरी आदत बन गई है। दरअसल क्या है कि वो जो भी करें, हमारी जो विपक्षी पार्टी है उनका एक ही सोच है कि ये गलत करेंगे, ये ठीक कुछ कर नहीं सकते। उसी के तहत पहले उन्हें चैलेंज किया और जब उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम वहाँ बालाकोट में अटैक करेंगे, जो सर्जिकल अटैक किया है, तो अब उसके सबूत मांगे जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने केजरीवाल को दिल्ली की असेंबली के हॉल में कहते हुए बाकायदा सुना, जिसे पाकिस्तान के टेलीविजन्स अपने उसमें दिखा रहे थे रेगुलरली, कि मोदी जी क्या 300 लाशों से आपका दिल नहीं भरा और हमारे कितने जवान मरवाओगे इलेक्शन जीतने के लिए और कितनी बॉडीज़ चाहिए। अब इस तरह की बातें आप अपने संसद भवन में कर रहे हैं या अपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो कह रही हैं। लेकिन देखिए, एक यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे एक इसका एक पक्ष ये भी है कि राजनेता है, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकेंगे ही, उनसे और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ममता बनर्जी कभी मोदी का साथ देंगी या केजरीवाल कभी साथ देंगे या राहुल गांधी, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन देश में बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो भारत की सेना की क्षमता पर को संदेह की नज़र से देख रहा था। लेख लिख रहे थे, बड़े बड़े रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शेख साहब हैं, वो तो लगातार लिख रहे थे पाकिस्तान की टेलीविजन पे। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि साहब मोदी ने ये हमला खुद कराया चुनाव जीतने के लिए। तो ये कौन लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं जो अपने ही देश की संकट की घड़ी में उसके साथ नहीं है? देखिए, यहाँ तक कि कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता ने तो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हुए कहा कि ये मैच फिक्सिंग थी, इमरान खान और मोदी के बीच में ये एक मैच फिक्सिंग थी। देखिए, जब हम भूल जाते हैं कि एक भारतीय होने के नाते जब देश संकट में है तो हमें सबको मिलके एक आवाज़ में बोलना चाहिए। इस मामले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की संसद बाकायदा एक सुर में बोल रही थी। वहाँ खड़े होके चाहे कोई भी था, हर आदमी बोल रहा था। बल्कि आज वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी कि बिलावल भुट्टो बाकायदा ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि भाई आप आतंकवादियों के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे। जी, ये आज वो टेलीविज़न पे कहते हुए दिखाई दिए। मैंने तो बल्कि लिखा कि वो शायद पाकिस्तान के राहुल गांधी हैं। उन्होंने बड़े बाकायदा वो ये बात कह रहे थे। लेकिन जहाँ तक भारत की राजनीति का सवाल है, ये बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष इस बात को समझे कि हमें बहुत जिम्मेदाराना बर्ताव व्यवहार करना है। चाहे इलेक्शंस हैं, आप बताइए, अगर कांग्रेस अभिनंदन की तारीफ करेगी तो क्या उनको वोट कम मिलेंगे? अगर कांग्रेस कहेगी कि हमारी सेना ने जाके बालाकोट में मार दिया, वी आर प्राउड ऑफ इट, तो क्या उनको वोट कम मिलेंगे? आप बिना नरेंद्र मोदी की तारीफ किए भी बहुत आसानी से ये बात कह सकते हैं कि भाई हमारी सेना ने ये किया, हम सब प्राउड हैं और हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे एयर मार्शल ने कहा कि हमने वहाँ अटैक कर दिया और ये सक्सेसफुल था। हमें इस पर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। हमें अपने सेना के अध्यक्ष पे, एयरफोर्स के अध्यक्ष पे, नेवल चीफ पे, सब पे पूरा विश्वास है। वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं। तो इस सिक्के के दूसरा पहलू भी हम देखते हैं। ये बात सही है कि विपक्ष इस बार सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ा हुआ नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी थोड़ी सच है कि जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं ने वक्तव्य दिए उसके बाद, जिसमें येदियुरप्पा का स्टेटमेंट मुझे याद है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 20 सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी या 22 सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी, तो शायद बीजेपी के लोगों को भी बढ़ चढ़ करके नहीं बोलना चाहिए था इस मामले में। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री,
वित्त मंत्री जो महत्वपूर्ण लोग हैं, इन्होंने कोई लूज टॉक नहीं की। दूसरी तरफ हर पार्टी का जो मुखिया है वो लूज टॉक कर रहा है। इससे फर्क ये पड़ता है कि कल को इन्हीं में से किसी ने प्रधानमंत्री बनना, तो अगर ये इस तरह की बातचीत सेना को लेके कर रहे हैं, देखिए येदियुरप्पा जो है वो कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं होगा, भारत का विदेश मंत्री नहीं होगा, हमें पता है, किसी जिम्मेदार स्थिति में उस स्थिति में नहीं होगा। इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं, और अगर शाह ने कहा कि 250 करीब लोग मरे हैं, तो वो ऑलमोस्ट उतने एयरफोर्स भी सोच रही है कि हमने इतने तो, और पाकिस्तान के एक सैनिक कमांडर ने भी ये एक्सेप्ट कहा है कि भाई 200 तो मर गए, तो वो इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं जिसको लेके आप पकड़ लिया। हमारे यहाँ होता क्या है कि मुद्दा साइड चला जाता है और बीच में कोई एक चीज़ पकड़ के हम लटक जाते हैं और उसके ऊपर बात करनी शुरू कर देते हैं। भाई मेन बात ये है, हमने इतने साल के बाद पहली बार पाकिस्तान की सीमा को लांघ के वहाँ पे जो आतंकवादी सक्रिय थे, हमने उन पे अटैक किया, एंड हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सीधी सीधी बात है कि पूरा देश हमें प्यार करेगा कि ये वो लोग हैं जो हमारी सेना को प्यार कर रहे हैं। जी, और ये शायद ज़रूरी भी था क्योंकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से हमले होते रहे। संसद के ऊपर हमला हुआ, बम्बई में देखा आपने 3 दिन तक किस तरह से नरसन 200 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए। मंदिरों पर हमारे बनारस में हमला हुआ, अक्षरधाम गांधीनगर में हमला हुआ, कलकत्ते में हमला हुआ, जयपुर में बम विस्फोट हुए, समझौता जो ट्रेन थी उसमें बम विस्फोट हुए। तो कुल मिला के बार बार पाकिस्तान 10 दशकों से ये हरकतें करता जा रहा था। पहली बार भारत ने उसको सज़ा देने की कोशिश की है और शायद सफल कोशिश की है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि सर, हम इसको नहीं कहते कि हमने पाकिस्तान को सज़ा दी है। हमने अब की बार केवल एक काम किया है कि जो लोग हमें तंग कर रहे थे, हमने उन लोगों को बता दिया है कि अगर आप अपनी सरकार की शह में आके हमारे साथ पंगा लोगे, टिपिकल लोकल भाषा में, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे जब करनी होगी। अभी कोई हम नहीं लड़ रहे हैं, हमने कोई वॉर घोषित नहीं की है। उन्होंने की, उनके F-16 जो थे वो भारत में सीमा क्रॉस करके आए, वो मिसाइल फेंक के गए, जो मिसाइल अमेरिका को सौंप दी गई है एज प्रूफ कि वो इस्तेमाल हुई थी। वो वॉर का पहला स्टेप था, लेकिन जो भारत ने किया वो बिल्कुल वॉर नहीं थी। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया, भारत ने पाकिस्तान को कोई सज़ा नहीं दी। हमने केवल उन लोगों को सज़ा दी जो भारत को ज़ख्म दे रहे थे। तेजेंद्र, देश में चुनाव की आचार संहिता हो चुकी है, चुनावों की विधिवत घोषणा की जा चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा बन करके उभरेगा इन चुनावों में? देखिए, हम भारतीय मूल के लोग बेसिकली इमोशनल लोग हैं, ये तो बात मानने की है। जो मुश्किल विषय है ना, वो जिन लोगों को परेशानी भी हो रही है वो अंग्रेज़ी के चैनल नहीं देखते। उन्हें नहीं पता कि अंग्रेज़ी के चैनलों में क्या बहस हो रही है। उन्हें पता है हमारे देश पे आक्रमण हुआ, उन्हें पता है कि अभिनंदन की पिटाई हुई, उन्होंने उसका लहू से तर चेहरा देख लिया। उन्हें पता लग गया कि अभिनंदन ठीक से वापस आ गया। इस सब का चुनाव पे असर होगा और ज़रूर होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस घटना को देश की घटना तक रखा जाए, इसे राजनीतिक पार्टियों की घटना ना बनाया जाए। हालांकि बाकी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, चाहे वो और जो भी हमारे महंगाई का है या भ्रष्टाचार का है, वो सारे मुद्दे बैक सीट ले लेंगे। और एक बड़ी मज़ेदार बात ये है, जिस चीज़ से ऑपोजिशन
विपक्ष बचना चाहता है उसी ट्रैप में फंसता जा रहा है। और उनको चाहिए कि खुद, मैंने वो 7 मिनट की स्पीच इसकी सुनी जो राहुल की जो बहन है प्रियंका, उन्होंने वो मुद्दे उठाए अपनी स्पीच में, और उन्होंने कोई देश प्रेम का या बालाकोट का या कोई मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो स्पीच कितने लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं और हम बालाकोट को, हम पुलवामा को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 40 लोगों की इकट्ठी मौत बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी ऐसी घटना है कि जो दिलों को हिला गई है। सही, ये तो इसका जनमानस पर सीधा असर हुआ है। लेकिन एक और पक्ष भी है, भारत परंपरागत रूप से अपनी जो सुरक्षा है उसकी अनदेखी करता रहा है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि आपकी जो एयरफोर्स थी, जिसके पास 42 स्क्वाड्रन्स किसी ज़माने रहा करती थी, अब घट करके 32 रह गई, क्योंकि आपके हवाई जहाज़ हवा में उड़ते कम है और गिरते ज़्यादा हैं। करीब 200 पायलट मारे जा चुके हैं, 850 जहाज़ आपके पिछले 17 साल में गिर चुके हैं शायद किसी एयरफोर्स के पास। तो ये जो भारी नेगलेक्ट है सुरक्षा की, क्या भारत कभी सबक लेगा कि हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा? और एक और बड़ा पक्ष है कि भारत सैटेलाइट बना सकता है, चंद्रमा पर यान भेज सकता है, मंगलयान पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत पिस्तौल नहीं बना सकता, राइफल नहीं बना सकता है। हमारे यहाँ डिफेंस इंडस्ट्री आज तक किसी सरकार ने पनपने नहीं दी। तो क्या ये बात इस सिद्ध नहीं करती कि हम परंपरागत रूप से अपनी रक्षा को, अपनी रक्षा प्रणाली को, अपनी रक्षा के साथ सामान को बहुत गंभीरता से नहीं लेते? हमारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता नहीं है क्या? आप ये देखिए कि अभी एक हफ्ता पहले जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड राइफल है वो अमेठी में बनने जा रही है। तो यानी कि इस वर्तमान सरकार ने शायद आपकी बात सुनी है और ये काम होने जा रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ख़राब है। हालांकि HAL का भी कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स ऐसी नहीं है, केवल असेंबली करते हैं चीज़ें लाके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से चीन अपनी चीज़ें खुद बनाता है सारी, हमें भी अब ये ध्यान देना होगा कि खाली ये राइफ़ल नहीं, अब हमें हर चीज़ और समय पे डिलीवरी। नहीं, देखिए यहाँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, राफेल को लेकर के बड़ी भारी बहस चल रही है और उसमें अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा रहा है कि वो जहाज़ किसी तरह से यहाँ ना आ पाए। ये जो बड़ी बात ये हुई है ना, क्योंकि अगर आप देखें तो इस सरकार ने बिचौलिए ख़त्म कर दिए हैं। सरकार टू सरकार अब डायरेक्ट हो रहा है, पहले बीच में बिचौलिए होते थे और शायद इसीलिए 10 साल तक समझौता वार्ता चलती नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पाया। तो अब ये है कि क्योंकि बिचौलिए नहीं है, तो जिन लोगों को वो आदतें थीं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, काफ़ी ल्यूक्रेटिव हिसाब किताब होगा। तो अगर ये जो प्रेजेंट सरकार है ये इस बात को इस तरह से डील करे कि जल्दी अब हमारे पास नए विमान आने शुरू हो जाएं, और एक बार जब आ जाएंगे तो उसके बाद वो एक चल पड़ेगी जो रवायत है। तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी भविष्य को बहुत ब्लीक नहीं देख रहा। मुझे लगता है कि हमारे एयरफोर्स के पास अब जल्दी ही नया साजो सामान आएगा। आपकी बात से जो समझ में आता है वो ये है कि भारत में बहुत से लोग सुरक्षा प्रणाली को, सुरक्षा व्यवस्था को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। देश में सुरक्षा को लेकर के भारी वाद विवाद है, विपक्ष और सरकार के बीच सहमति नहीं है। और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अंतर्राष्ट्रीय हमले के दौरान या किसी विदेशी ताकत के द्वारा हमले के या ऐसी घटना के दौरान देश एक साथ नहीं खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और ये बड़े अफसोस की बात है, और शायद ये चुनाव न होते तो स्थिति संभवतः बेहतर होती। और भविष्य में यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसे सुरक्षा प्रश्नों पर और अधिक गंभीरता से नीतियाँ अपनानी होगी। तेजेंद्र जी, आप यहाँ आए और आपसे बातचीत हुई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जो है मेरे लिए तो एक अद्भुत एक्सपीरियंस है आपके साथ बैठ के बातचीत करना, क्योंकि BBC के दिनों के बाद बहुत दिनों बाद हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं और अपने देश के बारे में बातें हो रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही हम धन्यवाद देंगे MATV का भी कि ये इस कार्यक्रम में हम राजनीति में भारत
कि जो समसामयिक विषय हैं उनकी चर्चा बार बार करते रहेंगे। और अभी चुनावों का मौसम है, देश में बहुत माहौल गर्म होता जा रहा है, तो अगले कुछ सप्ताहों में भी हम कुछ इसी तरह के कार्यक्रम लेकर के आपके सामने आएंगे। तो अगले सप्ताह तक मुझे विजय राणा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer.